आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि दुकान पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से अच्छी खासी कमाई हो गई थी। मेरी लाहौर में एक दुकान थी जहां मैं खाने पीने की चीज़ें बनाती थी। दुकान का नाम मरियम फूड स्टॉल था। मैं लाहौर शहर में रहती थी। मेरी फैमिली में मुझसे 3 साल छोटी मेरी बहन दानिया थी और अम्मी थी। अब्बू का इंतकाल कुछ साल पहले ही हो गया था। उनकी रिपेयरिंग की दुकान थी। उनकी वफ़ात के बाद हमारा कोई सहारा न बचा था, इसलिए मैंने हिम्मत की और अब्बू की दुकान को फूड कॉर्नर में तब्दील कर दिया। दरअसल मैंने कुकिंग कोर्स कर रखा था, इसीलिए मुझे मालूम था कि लोगों को किस तरीके का खाना पसंद था। इसी वजह से मैं फूड कॉर्नर की दुकान शुरू कर ली थी। अब मेरी यह दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने अपना हाथ बटाने के लिए फ़ीमेल और मेल नौकर भी रखे हुए थे। मैंने तो बस ऐसे ही किया था क्योंकि पढ़ाई में मेरा दिलचस्पी नहीं थी। जबकि मेरी बहन दानिया बीए कर रही थी। दुकान पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होती थी। आज इतवार था, इसलिए ज़्यादा लोग थे दुकान पर। मैं 8 बजे फ्री हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं घर पर चली जाऊँ। जब मैं घर जा रही थी तब मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी, जो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। वह लड़का बाइक स्टार्ट कर उस लड़की को ले जा चुका था, लेकिन जाने क्यों मुझे वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी बहन दानिया ही लगी थी। लेकिन मैं सोचने लगी कि मेरी बहन तो ऐसा नहीं कर सकती। वह तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती है। उसने तो कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की है, तो फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। खैर, जब मैं घर पर आई तो अम्मी से मालूम हुआ कि मेरी बहन घर पर नहीं है। मैंने पूछा कहाँ पर गई है, तो वह कहने लगी कि अपनी सहेली के घर गई है। कॉलेज से कोई काम मिला था, इसलिए वही करने गई है। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी और मेरे दिल में ये शक पैदा हो गया कि वह लड़की मेरी बहन दानिया ही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि दानिया घर में अपनी कॉलेज की सहेली मारिया के साथ दाखिल हो रही है और उसके पास फ़ाइल भी है, तो मैं आराम से हो गई और मैंने सोचा कि मैंने जिस लड़की को बाइक पर देखा था वे कोई और ही होगी, मेरी बहन नहीं हो सकती है। खैर, मैंने जब अम्मी को बताया कि आज बहुत ज़्यादा कमाई हुई है, तो ये सुनकर वे बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मुझे दुआ देने लगी कि मेरी बेटी तुझे बहुत ज़्यादा तरक्की मिले और तू कामयाब हो जाए। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर मैं काम कर सोने चली गई। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए रोज़ाना जल्दी ही सो जाती थी। आज 5,000 कमाए थे, उसमें से 3,000 मैंने अम्मी को दे दिए और बाकी 2,000 मैंने अपनी अलमारी में रख लिए थे। सोचा इससे घर के लिए सौदा लेकर आ जाऊंगी। यह सब कुछ सोचकर मैंने अपनी नींद की तरफ ध्यान दिया और दुकान पर जाने से पहले मैं अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर पैसे उठाने लगी ताकि वापसी पर सौदा लेकर आ जाऊं। लेकिन मैं हैरान हो गई जब मैंने देखा कि मेरी अलमारी के दराज में सिर्फ 1,000 रुपये पड़े हुए थे, बाकी 1,000 गायब थे। मैं परेशान होने लगी और सोच में पड़ गई। काफ़ी तलाश की, लेकिन 1,000 रुपये ना मिले। मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मैंने यहाँ पर 2,000 रखे थे, फिर 1,000 कहाँ चले गए थे। पहले ख्याल आया कि अम्मी से पूछूं, लेकिन फिर खुद ही इरादा बदल लिया कि अम्मी ने तो कभी मेरा इस तरह से पैसे नहीं निकाले हैं। जब दानिया से पूछा तो उसने भी मना कर दिया कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं हैरान परेशान 1,000 रुपये लेकर ही चली गई और वापसी पर सौदा लिया और घर पर आ गई। आज की कमाई सिर्फ 3,000 हुई थी। अम्मी को पैसे नहीं चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। यूँ मैं वह 3,000 अलमारी में उसी जगह पर रख दिए। लेकिन अगले दिन जब मैंने अलमारी खोलकर दराज में से पैसे निकालने की कोशिश करी तो वह 3,000 भी गायब थे। अब तो ये रोज़ का मामला बन गया था। अम्मी और दानिया इस बारे में पूछो तो उन्होंने मना कर दिया था। अम्मी मेरी भी परेशान होने लगी थी कि कहाँ पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं आप बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रोज़ रोज़ पैसे गायब होने की वजह से नुकसान हो रहा था, सौदा भी कम पड़ता था।
जब मेरी हिम्मत जवाब दे गई तो मुझे एक तरकीब सोची। मैंने सोचा कि पैसे सिर्फ दराज में ही होते हैं। मैंने फ़ैसला किया कि आज मैं सारी रात जागती रहूँगी और टाइम पर दराज चेक करती रहूँगी। इसीलिए मुझे हकीकत का पता चल जाएगा। मैं अपने ऊपर कंबल ओढ़कर सो गई। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ नाइट बल्ब चल रहा था। इंतज़ार करते करते ही काफ़ी देर हो गई। रात 2 बजे के करीब कोई कमरे में आया। उसने मेरी दराज में से पैसे निकाल लिए। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। वह और कोई नहीं, मेरी बहन ही थी। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं हैरत में थी कि मेरी बहन को पैसों की कहाँ से इतनी ज़रूरत पड़ गई, जो मुझसे झूठ बोलकर पैसे चुरा रही है। वह मुझसे पैसे मांग कर भी देती, मैं उसे खुशी खुशी दे देती। जब मैंने अपनी बहन से इस बारे में पूछा तो वह रोने लगी और सब कुछ बताया कि वह अपनी एकेडमी की एक लड़के को, जो उस क्लास में सीनियर था, प्यार करती है और वह भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर वह लड़का गरीब है और थोड़ा बीमार है। अपने इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि उसका ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से है, इसीलिए उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। दानिया उसे हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मेरी बहन चुपके से उसकी मदद करने के लिए रात को मेरे सोने के बाद दराज में से पैसे निकाल कर देने लगी थी। वह चाह कर भी मुझे सच्चाई नहीं बता सकी, क्योंकि मैं लड़कों के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत से ज़्यादा खिलाफ थी। वह डर रही थी कि अगर मुझे पता चल गया कि कहीं मैं उसका घर से बाहर निकलना बंद न कर दूं, और हो सकता है कि उसकी पढ़ाई बंद कर दूं और उसकी कहीं और शादी कर दूं। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। दानिया उस लड़की से शादी करनी चाहती थी। लड़का गरीब है, अम्मी नहीं मानी, और मैं तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से नहीं करूँगी जो तुम्हें सब कुछ ना दिला सके। लेकिन मेरी बहन के सर पे तो मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था। वह मेरे आगे रोने लगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसकी बात मान ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने लगी हूँ। बीए मुकम्मल करने के बाद अम्मी को मेरी बहन की शादी की फ़िक्र सताने लगी। वह मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं शादी से साफ मना कर दिया। अभी मुझे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था। ये मेरे ख्वाब था और इसलिए फ़िलहाल शादी का कोई मेरा इरादा नहीं था। अलबत्ता मैंने अम्मी से बोल दिया था कि पहले मेरी बहन की शादी कर दो। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, इसलिए अम्मी ने हथियार डाल दिए। वह कहने लगी कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई अपनी बहन के लिए रिश्ता है तो मुझे बताओ। मेरे दिमाग में उसके आमिर का ही ख्याल आया था, जिससे मेरी बहन मोहब्बत करती थी। जब मेरी बहन की शादी के लिए लड़के वालों को मैं घर पर बुलाया तो अम्मी को वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। लड़का एक लौता था, उसकी 5 छोटी बहनें थीं। मुझे उसकी नंद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बहुत ही ज़्यादा घमंडी लग रही थी। इसके अलावा वे निचले तबके थे, उनके मुकाबले हमारे हालात बहुत ही अच्छे थे। लड़का एक स्कूल में एकेडमी में पढ़ाता था। उसके पापा की एक किराए की दुकान थी, जहाँ पर वे मशीनों के पुर्जे बेचते थे। अम्मी ने तो उनके सामने यही कहा कि कुछ टाइम बाद सोचकर जवाब देंगी, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी ने मुझसे कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं कराऊंगी, मैं नहीं होने दूंगी। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखो जिसकी बहन भाई कम हो, वह अमीर भी हो। अम्मी का इनकार सुनकर मैंने बेबसी से अपनी बहन की तरफ देखा, जो अब आंसू बहाने लगी थी। अम्मी ने चौंक कर उसे देखने लगी, फिर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। ये सुनकर मैं तो घबरा गई कि कहीं वह सच ना बता दे। फिर शुक्र है कि मेरी बहन ने खुद ही बात संभाल ली और कहा कि अम्मी, एक वक्त था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे अल्फाज ना बोलो जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए और जो उसने हमें दिया है वह हमसे वापस ले ले। मेरी बहन की बात अम्मी के दिल पर लगी और मेरे समझाने पर अम्मी भी मान गई और आमिर के घर वालों को रिश्ता के लिए हाँ कर दी थी। यूँ मामला तय हो गया और शादी 2 महीने के बाद तय हो गई थी। सच कहूँ तो मैं शादी से हरगिज़ भी खुश नहीं थी। अपनी बहन से बार बार कह रही थी कि सोच लो, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि उसे शादी आमिर से ही करनी है। अपनी
अपनी सोच में गुम थी। जब एक लड़का जो मुझसे उम्र में बड़ा था मुझे 2 बर्गर और 2 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर देने लगा। यह लड़का, जिसका नाम शोएब था, ये अक्सर मेरी दुकान से खाना लेने आ जाया करता था और फिर खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करता था। आज जब मैं उसका ऑर्डर पैक करके दिया तो मुझसे पूछने लगा कि क्या आपकी मंगनी वगैरह हो गई है। उसके सवाल पर पहले तो मैं हैरत में पड़ गई और फिर जवाब दिया कि मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वह पैसे देकर चला गया। और अब मैं और अम्मी बहन की शादी की तैयारी कर रही थी। शादी के दिन करीब आ चुके थे। बहुत ही मोहब्बत के साथ और जहेज देकर मैं अम्मी ने उसे रुखसत किया था। उसके जाने के बाद हमें घर में उदासी से महसूस हो रही थी। शादी के 15 दिन बाद जब मेरी बहन घर पर आई तो उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। जब मैंने उससे परेशानी के बारे में पूछा तो उसने पहले तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में कहने लगी कि अम्मी मुझे कुछ पैसे दे दो, आमिर अपना कारोबार करना चाहता है जिसकी बुनियाद डालने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई कि चलो अच्छा है कि आमिर कारोबार शुरू कर ले ताकि उसके घर के हालात ठीक हो जाए। जब मैं अपनी बहन से उसके कारोबार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपने किसी दोस्त के साथ कारोबार शुरू कर रहा है। मैंने अपनी बहन को पैसे दे दिए, वह घर पर चली गई। अब इसी तरीके से होने लगा था। जब भी मेरी बहन घर पर आती, परेशान सी लगती, वह मुझसे पैसे मांगने लगती और कहने लगती कि आमिर ने मांगे हैं अपने कारोबार के लिए। हर बार ऐसे ही होने लगा था। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब तक मुझसे मेरी बहन 1 लाख रुपए ले चुकी थी। बात पैसों की नहीं थी। अगर आमिर मुझसे डायरेक्ट बता देते तो मैं ज़्यादा पैसे दे देती, लेकिन वह मेरी बहन के हाथ पैगाम भिजवा रहा था। काफ़ी टाइम से मेरी आमिर से मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैं कॉल पर आमिर से बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने मना कर दिया था और कहने लगी थी कि अगर आप आमिर से पूछोंगी तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए मैं आमिर से बात करने का इरादा अलग कर दिया था। अब मुझे लग रहा था कि आमिर से बात करनी ही चाहिए कि वह ऐसा कौन सा कारोबार शुरू कर रहा है और उसे अब कितने पैसों की ज़रूरत है। मैं यही सभी सोच रही थी जब अचानक दुकान पर आमिर आ गया। दुकान की साइड पर एक खिड़की थी, यहीं पर सारे कस्टमर आकर खाने का ऑर्डर देते थे। वहाँ पर आया और कहने लगा कि दानिया को आपके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए सोचा कि उसके लिए बर्गर, बिरयानी और सब कुछ ले जाऊँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा गई और अपनी बहन को हॉल जाने के बाद मैंने पूछा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें मदद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह हैरत से मुझसे देखने लगा। बोला कि मैं तो कोई कारोबार नहीं करता, आपको तो पता है कि स्कूल अकेडमी में टीचर हूँ और 9वीं 10वीं जमात को पढ़ाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। फिर पूछा कि तुम क्या कारोबार शुरू नहीं कर रहे हो? तो उसने सर हिला दिया, जबकि मैं तो हैरत में पड़ गई थी। मैंने उसे खाना पैक कर दिया। वह पैसे देने लगा तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वे मेरे बहनोई थे, लेकिन आमिर पैसे रख कर चला गया था। मैं अब सब में ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मेरी बहन ज़रूर अनोखा काम कर रही है जिस तरह उसने पहले किया था। पैसे चोरी कर कर आमिर के इलाज पर लगाए थे। अब दानिया से बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं दानिया से अब बहुत ज़्यादा सख्ती से बात करूंगी। मुझे अब ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वह मुझसे झूठ बोल रही थी। उसी वक्त दानिया आमिर के लिए पैसे चोरी कर रही थी, लेकिन इस टाइम वह मुझसे झूठ बोलकर वह किसी के लिए पैसे ले रही है। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सच्चाई जानने के लिए फ़ौरन अगले दिन मैंने उसे घर पर बुलाया और उसे सख्ती से पूछा तो वह सर झुकाकर बोली कि मेरी नंद को पैसों की ज़रूरत थी, उसकी एक दोस्त बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। ये सुनकर मैं नरम पड़ गई और फिर दानिया को समझाया कि तुम झूठ बोलकर पैसे मत लिया करो, सच बोलकर ले लिया करो, मैं तुम्हें कभी इनकार नहीं करूँगी। ये सुनकर वह मुस्कुरा दी और कुछ दिनों बाद दानिया ने अपने ससुराल में मुझे और अम्मी को दावत पर बुलाया। उसके घर का जाकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि उसके घर में ढंग की कोई भी चीज़ नहीं थी। दीवारों पर प्लास्टर हुआ था, कलर भी नहीं था। यहाँ
वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन की मदद कर दिया करूँगी, हर महीने उसे पैसे दे दिया करूँगी ताकि उसका गुज़ारा अच्छे से हो जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला था। एक दिन मैं दुकान पर थी, जब शोएब दुकान पर आया। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और वह मुझसे बोला कि मुझे मेरे घर पर अपने माँ बाप को लेकर आना चाहता है, और न जाने क्यों मैं इनकार भी नहीं कर पाई। लड़का अच्छा लगा था, यूँ उसके घर वाले, अम्मी और मुझसे मिलने आ गए। शोएब पुलिस में एसपी था। रिश्ता पक्का हो गया और शादी 5 महीने बाद तय हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन सारी खुशी तब गायब हो गई जब ये खबर सुनी कि आमिर को लास्ट स्टेज पर कैंसर था। कैंसर का पता तभी चला था जब बचने के कोई चांस नहीं थे। आमिर के पास तो इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसके इलाज पर पैसे लगाए थे। मेरी बहन के रोना मुझसे देखा नहीं जाता था। वह मेरे आगे हाथ जोड़ती थी, अप्पी आमिर को बचा लो वरना मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से आमिर को बचा लूँ, लेकिन वही हुआ जो किस्मत में लिखा हुआ था। किस्मत का लिखा मैं नहीं बदल सकती थी। इलाज के बावजूद भी वह नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई। मेरी बहन की शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे और वह विधवा हो गई थी। आमिर की इस मौत ने हमारी तो जैसे ही दुनिया ही बदल दी थी। 3 दिन मेरी बहन बेहोश रही थी। हम सब पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी बहन की बहुत बुरी हालत थी। बड़ी मुश्किल से हमने उसे संभाला था। वह इद्दत में थी। इद्दत खत्म होने के बाद मैं उसे घर पर लाने की सोच रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ना पड़ा और सोचा कि कुछ वक्त गुजर जाएगा तो मेरी बहन को सब्र आ जाएगा, तो मैं उसके घर पर लेकर आ जाऊंगी। इसी दौरान मेरी शोएब से शादी की तारीख जो तय हुई थी वह आगे बढ़ गई थी। मैंने सोच लिया था कि जब मेरी बहन कोमा से निकलकर नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ जाती, मैं भी शादी नहीं करूंगी। एक दिन मैं उसके घर मिलने गई तो मैं दंग रह गई। उसका घर काफ़ी बदल गया था, दीवारों पर कलर भी हो गया था। घर में बड़ा सा फ्रिज और नया फर्नीचर आ गया था। मैं हैरान थी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। अब तो उन्होंने 2 नौकर भी रख लिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लोग हैं जिनके पास न ढंग का फर्नीचर था, न बड़ी अलमारी, न कोई फ्रिज था, न कोई खाने का अच्छा बर्तन। मैं जब अपनी बहन से मिली तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। आँखों के नीचे डार्क सर्कल थे, रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैं हैरत में पड़ गई थी कि मेरी बहन की किस्मत में ये दर्द लिखा था। वह और ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैंने उसे कहा कि वह मेरे साथ घर पर चले। पता नहीं उसके ससुराल वाले उसका ख्याल रख रहे थे या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया और ये सुनकर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उससे नाराज़ होकर घर पर आ गई। मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगी, ना ही फ़ोन करूंगी। जब तक नाराज़ रहूंगी, जब तक वह घर पर हमेशा के लिए वापस नहीं आ जाती, आने के लिए राज़ी नहीं हो जाती। 1 महीना गुजर गया और मैंने उससे कोई राब्ता नहीं किया। एक दिन उसकी कॉल आने लगी तो मैं मुस्कुरा दी कि लगता है उसको अकल ठिकाने पर आ गई है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था। वह दानिया के घर की नौकरानी थी। वह राजदारी से कहने लगी कि बीवी, अपनी बहन को इन जालिमों से बचा कर ले जाओ। मैं आमिर भाई की सारी बहनों की सारी बातें सुनी है। वह आपकी बहन को कहीं और लेकर जा रहे हैं और उसके जिस्म से कुछ चीज़ें निकल कर बेच कर लाखों रुपए कमाते हैं, इसलिए उनकी हालत बदल गई है। नौकरानी की ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उस वक्त उसकी 5 नंद घर पर नहीं थी। मैं जल्दी से अपनी बहन के ससुराल में पहुंची। वे तन्हा थी। सास ससुर शादी पर गए हुए थे और नंद शॉपिंग पर गई हुई थी। मैंने बहन की कमज़ोरी हालत देखी तो रोने आ गया। वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उसे सच्चाई पूछी तो वह बोली कि अप्पी, मेरी नंदें बहुत ही लालची और जालिम है। पहले तो मुझे फोर्स करती थी कि मैं आपसे पैसे मांगकर उनको दूं ताकि वह अपने ऐश पूरे कर सके। अगर मैंने ऐसा ना किया तो वह आमिर को मेरे खिलाफ भड़का देगी, इसलिए मैंने उनके डर से मैं आपसे पैसे मांगती थी। आमिर के मरने के बाद नंदे मुझ पर जुल्म करने लगी और कहा कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानी
तो वह मुझे आमिर के कमरे से और घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। मैं आमिर की यादों के साथ उसके कमरे में ही रहना चाहती थी, इसीलिए अपनी नंदों के आगे मैंने हथियार डाल दिए थे। वह जानती थी कि मेरा खून नायाब है, ओ नेगेटिव, इसलिए उन्होंने अपने ऐश और आराम के लिए और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे मेरे जिस्म से खून की एक बोतल निकाल कर आगे किसी बंदे को भेज देती और कहती कि यही तेरी सज़ा है, तेरी वजह से हमारा भाई मर गया, तू मनहूस है लेकिन तू हमारे किसी काम तो आ सकती है। मेरी बहन रोते हुए बता रही थी जबकि मेरी रूह कांप गई थी। अब मुझे समझ में आया था कि क्यों उसे घर के हालात बदल गए थे। मेरी बहन ने मुझे बताया कि इस समय उसके सास ससुर का कोई कसूर नहीं है, वह अपने बेटे के गम में परेशान हैं, उन्हें कोई इल्म नहीं है। खैर, मैं अपनी बहन को अस्पताल ले गई। मैंने अपने पति को अस्पताल में ही बुला लिया था, उसे भी सब कुछ बता दिया था। मेरी बहन के चेकअप के बाद फ़ौरन खून का इंतज़ाम हुआ, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए क्योंकि उसका खून बहुत ही ज़्यादा कीमती था। सारा पैसा मेरे पति ने लगाया था। दानिया की पांचों नंद ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वह नाजायज़ था और बहुत ही बड़ा जुर्म था। शोएब ने फ़ौरन अदालत के ज़रिए उन 5 बहनों को अरेस्ट वारंट जारी किया। उन 5 बहनों को जेल में डाल दिया गया और 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं अपने पति शोएब की शुक्रगुजार, जिसने मेरा इतना साथ दिया था। साथ ही साथ मैं खुश थी कि उन 5 बहनों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। आज मुझे समझ में आ गया था कि इंसान को अपनी कभी ख्वाहिश और अपने ऐश आराम के लिए नाजायज़ रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे उन 5 बहनों ने किया था। हमें दूसरे इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। इससे चीज़ का अंदाज़ा उन 5 बहनों को भी हो गया था। जिस औरत की बातों में आकर उन्होंने एक घिनौना काम शुरू किया था, वह इसी मोहल्ले में रहती थी, उसे भी जेल की सज़ा मिली थी। वह औरत सबको पैसे कमाने के लालच में उल्टे सीधे मशवरे देती थी, खुद भी उसके तरीके से पैसे कमाती थी। इन बहनों को भी उसने खूब लूटा था। अब वह फूट कर रो रही थी और अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, लेकिन उनका गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं था। जो उन्होंने किया था वह मेरी बहन की जान भी जा सकती थी। मेरी बहन को मुकम्मल ठीक होने में काफ़ी वक्त लग गया था। मैं उसे घर पर ले आई और काफ़ी हद तक उसे आप सब्र आ गया था। मैं अभी सोचती थी कि काश मैं उसकी शादी आमिर के साथ ना करती, लेकिन जो उसकी किस्मत में लिखा था वह तो होना ही था। धन्यवाद।